तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो चल रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। और साथ ही जानेंगे कि अर्मेनिया और अजरबैजान के सपोर्ट में कौन कौन से देश हैं। और ये भी जानेंगे कि दोनों देश किस ग्रुप से जुड़े रहे हैं और इस युद्ध में भारत किस देश का समर्थन करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अलर्ट्स पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। सोवियत संघ का हिस्सा रहे दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो विवाद है उसका मुख्य कारण नारगानो काराबाख का पहाड़ी इलाका बताया जा रहा है। दोस्तों ये विवाद अभी का नहीं है, ये विवाद दोनों देशों के बीच दशकों से चला आ रहा है। लेकिन अजरबैजान नारगानो काराबाख को अपना इलाका बताता आया है। लेकिन जब 1994 में जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तब से नारगानो काराबाख पर आर्मेनिया का कब्जा है। वैसे तो नागोर्नो काराबाख का जो इलाका है वो अजरबैजान में पड़ता है, पर यहाँ पर आर्मेनिया समुदाय के लोग अधिक हैं। तो ऐसे में आर्मेनिया की सेना ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। नागोर्नो काराबाख का जो पहाड़ी इलाका है वो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके को लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि यहाँ से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं। क्योंकि तुर्की पहले इस विवाद में कूद चुका है, अब रूस और ईरान भी इस विवाद में कूद सकते हैं क्योंकि रूस नहीं चाहेगा कि इस इलाके पर टर्की का प्रभाव हो। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्यों लड़ रहे हैं अजरबैजान और आर्मेनिया और उसके पीछे का कारण क्या है। बात 1920 के दशक की है जब सोवियत संघ बना। उस समय आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा थे, वो सोवियत संघ कहलाते थे। लेकिन नारगानो काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मेनियाई समुदाय की थी। उस समय के सोवियत संघ के अधिकारियों ने यह हिस्सा अजरबैजान को सौंप दिया था। लेकिन नारगानो काराबाख के लोग ये चाहते थे कि उनको आर्मेनिया में मिलाया जाए। लेकिन असली विवाद 1980 के बाद शुरू हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और नारगानो काराबाख के सांसदों ने ऑफिशियल तौर पर खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट दिया। लेकिन अजरबैजान ने नारगानो काराबाख के आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन आर्मेनिया ने नारगानो काराबाख के लोगों को आंदोलन का समर्थन किया। इस तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष शुरू हुआ। 1994 में रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई, पर उस समय नारगानो काराबाख पर आर्मेनिया का कब्जा था। रूस की मध्यस्थता के बाद नारगानो काराबाख का हिस्सा अजरबैजान में जरूर था, पर वह आर्मेनिया की हुकूमत चल रही थी। ताज़ा विवाद तब गहरा गया जब तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के समर्थन में कूद गए। वहीं आर्मेनिया का रूस के साथ गहरे संबंध हैं और आर्मेनिया में रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है। जब आर्मेनिया ने टर्की पर आरोप लगाया कि उसने उसका सुखोई 25 फाइटर जेट मार गिराया जिसमें उसके पायलट की भी मौत हो गई है, पर टर्की इसको लेकर डिनाई कर रहा है। पर इस समय यह प्रश्न उठता है कि टर्की अपनी कार्रवाई को लेकर डिनाई क्यों कर रहा है। इसका मुख्य कारण कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष में रशिया की एंट्री हो जाएगी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मॉस्को में है। ये एक तरह का नाटो जैसा संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। शुरुआत में इसके 9 मेंबर थे जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया शामिल थे। बाद में अजरबैजान ने इस ग्रुप को छोड़ दिया। इस समय CSTO के 6 मेंबर है जिसमें रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। तो दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि ताज़ा विवाद जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हो रहा है उसमें अब तक CSTO को एक्टिव हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया पहले CSTO के सदस्य थे और उस समय MOU पर साइन किए गए थे कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस टेरिटरी यानी कि नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध होता है तो उसमें CSTO को एक्टिव नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि तुर्की द्वारा आर्मेनिया का सुखोई 25 को मार गिराया गया है जिसमें उसके पायलट भी मारा गया है, जिसके बाद CSTO को एक्टिव हो जाना चाहिए था। पर रूस इस समस्या को शांतिपूर्वक हल करना चाहता है क्योंकि वो अगर तुर्की पर अटैक करता है तो नाटो सक्रिय हो जाएगा, जिससे स्थितियाँ और भी खराब हो सकती हैं और ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकती हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्मेनिया और अजरबैजान से युद्ध रोकने की अपील की है क्योंकि वो मौजूदा हालात से बहुत चिंतित हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद में अभी तक भारत का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत का जो झुकाव है वो आर्मेनिया की तरफ लगता है। भारत का झुकाव आर्मेनिया की तरफ इस तरह से पता चलता है कि सितंबर 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने UNGA में भाषण दिया था तो उन्होंने कश्मीर और 370 को भारत का आंतरिक मामला बताया था। इस तरह से भारत ने अपने विश्व के सामने अपने स्टैंड को मजबूती से रखा था। वहीं पाकिस्तान ने UNGA में अपना पूरा भाषण कश्मीर और धारा 370 पर केंद्रित करते हुए दिया था। वहीं तुर्की ने भी धारा 370 पर पाकिस्तान के समर्थन में आवाज़ उठाई थी। वहीं तुर्की ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की सदस्यता का यह कह के विरोध किया था कि भारत को तभी सदस्यता मिलनी चाहिए जब इस्लामाबाद को इसमें एंट्री मिल जाए। तुर्की का भारत के प्रति ये रुख का जवाब देने के लिए PM मोदी UNGA के बाद पहले विजिट
आर्मेनिया और साइप्रस की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशियान और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस से अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकात की थी, क्योंकि आर्मेनिया और साइप्रस की तुर्की से दुश्मनी दशकों पुरानी है। इसके जरिए तुर्की को स्पष्ट संदेश दिया गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और आज के हालात पर नजर डालें तो तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़े हुए हैं, वहीं भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।